नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में अब बदमाशों की खैर नहीं, ये साफ संकेत हरियाणा के सीएम सैनी दे चुके हैं और इसका असर कुछ हद तक धरातल पर दिखा भी है। एक दो नहीं बल्कि 4 अलग अलग जगहों पर पिछले 2 से 3 दिन के भीतर एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं। यानी साफ है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन ने अब कमर कस ली है। कानून व्यवस्था को लेकर, क्राइम को लेकर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा प्रदेश अपराध मुक्त हो, भय मुक्त हो, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले 2 से 3 दिनों में अलग अलग जगहों पर इनामी बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, एक कुख्यात शूटर रोमिल बोहरा तो एनकाउंटर के दौरान ही ढेर हो गया। इसके अलावा सोनीपत, गुरुग्राम और अब पलवल से पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के मामले सामने आए हैं। सोनीपत से 4 तो गुरुग्राम से 6 और पलवल से 2 खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें लगभग सभी पर हत्या का मामला, लूट और किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके बाद बदमाशों में बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर कथित रूप से कालाराणा गैंग की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें पुलिस प्रशासन को ही धमकी दी गई। इस मामले में सीएम सैनी का एक बार फिर से साफ कहना है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम भी कर रही है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा देना वो हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। मैं पुलिस की जो कार्रवाई है उन सबको पूरी उनकी प्रशंसा करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे और कोई गलत करता है तो उसके लिए वो गलत होता है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती नजर आ रही थी, उसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया था। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे। और आज भी हरियाणा में अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की तो दिवालिया पिट गया। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि हम एक भी अपराधी को प्रदेश में नहीं रहने देंगे, उसके नाक के नीचे अपराध होते हैं। हालांकि इस वक्त सरकार ने भी इन मामलों को गंभीरता से लिया और सीएम सैनी ने पुलिस को खुली छूट दी थी, जिसके बाद अब जारी है बैक टू बैक एनकाउंटर अभियान। अलग अलग जगहों से कुख्यात अपराधियों को लगातार पकड़कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर और पिछले 2 से 3 दिन के भीतर जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं उसे लेकर चर्चा होगी कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे। 2 से 3 दिन पहले भी हमने चर्चा की कानून व्यवस्था को लेकर। कुछ पोस्टर्स हरियाणा बीजेपी की ओर से जारी किए गए थे, कुछ हद तक असर दिखा है ग्राउंड पर, कुछ जगहों से एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। तो क्या आने वाले दिनों में रोडमैप रहने वाला है क्राइम के खिलाफ? इस दिशा में सरकार, प्रशासन आगे बढ़ने वाला है, विभाग आगे बढ़ने वाला है? हाँ, नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को। देखिए, जैसे 2-3 दिन पहले जो आपने डिबेट की तब मैं भी आपके पास था और उस दिन पोस्टर के ऊपर काफी सारे साथी और आप सभी कह रहे थे कि पोस्टर बना देने से क्या होगा। मैंने उस दिन भी कहा था ये पोस्टर बना दिया गया है और चेतावनी है उन बदमाशों को, उन अपराधियों को जो आज हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीते जब से ये हुआ है तब हमने कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पुलिस को खुली छूट देंगे। पहले भी खुली छूट थी लेकिन अब बिल्कुल खुली छूट है कि कोई भी अपराधी दिखता है जिस पर भी इनाम जो लगा हुआ है उन सबको एनकाउंटर कीजिए, पकड़िए, जेलों में नहीं एनकाउंटर कीजिए, क्या ये कहा गया है? ये आदेश दिया गया है कि एनकाउंटर कीजिए? एनकाउंटर तो कोई स्थिति बनती है करने की, एनकाउंटर ऑफिशियल आदेश तो नहीं दिए गए होंगे। ज्योति जी, मैंने कहा कि पुलिस को खुली छूट दी गई। अगर स्थिति एनकाउंटर की बनती है, स्थिति पकड़ने की बनती है, मेरी पूरी बात सुनिए। जैसी स्थिति में जिससे भी निपटारा किया जाए उसको पकड़ा जाए, जेलों में डाला जाए, उस अपराधी को किसी भी तरीके से खुली हवा में साथ ना लेने चाहिए।
ये स्पष्ट संदेश था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसका जो असर है वो चाहे लोहरा का एनकाउंटर हुआ है वो देखने को मिला, चाहे गुरुग्राम में गैंगस्टर को पकड़ा गया, कौशल गैंग वालों को पकड़ा गया, उसके साथ ओमदीन को पकड़ा गया, 5 और उससे गुर्गे पकड़े गए, गुरुग्राम में ही एक जो चरस तस्कर था उसको पकड़ा गया है। तो इस तरीके से पलवल में एनकाउंटर हुआ है, अजय का पैर में गोली लगी है, उसके साथ जवाबी कार्रवाई के अंदर उसके साथ और भी जो साथी थे उनको पकड़ा गया, सोनीपत में पकड़ा गया। ये सारी जो चीजें आज हो रही हैं, जो बदमाशों को पकड़ने के लिए धरपकड़ चली है कि जैसे भी स्थिति बन रही है उस स्थिति के अंदर आप पकड़े जाएं, तो हरियाणा की हर एक जनता, एक नागरिक की बात कर रहा हूं मैं, एक नागरिक भय मुक्त माहौल में रहे, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा प्रताड़ना ना हो कि भाई मैं ये ऐसा कर दूंगा तो कोई मेरे से रंगदारी मांग लेगा या कोई मेरे से फायरिंग कर देगा। वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, वो हो रही थी, और उन पर लगाम लगाने के लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आगे आए और उन्होंने ऐसा शब्दों का चयन किया कि भाई या तो बदमाशी छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। मैं तो कहता हूँ हरियाणा ही नहीं, उनको देश निकाला होना चाहिए, वो देश में ही रहने लायक नहीं है। जो हमारे देश का मनोचैन खराब करे, अगर पाकिस्तान से अगर आतंकवादी काम करता है हम पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। आज अगर हरियाणा के अंदर या देश के अंदर कहीं भी ऐसे अपराधी अगर अपराध करते हैं जो हमारी देश की जनता को या हरियाणा की जनता को दुख पहुंचाते हैं या उन पर फायरिंग करते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो इन सबको कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब आने वाले दिनों के आपने रोड मैप पूछा, तो रोड मैप तो सबके सामने है, सब देख रहे हैं पिछले 2 दिन से कैसे पुलिस जो है पूरी हरकत के अंदर है, और अपराधियों के जो है हौसले बिल्कुल टूटे हुए हैं। वो अब जो है बहुत जल्द जितने भी अपराधी हैं वो या तो जेलों के अंदर होंगे, या अगर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, पुलिस पर फायरिंग करेंगे, जब उनको पकड़ा जाएगा तो वो एनकाउंटर में भी मारे जा सकते हैं। तो ऐसा जो आज माहौल अगर हरियाणा की पुलिस ने दिखाया है उन बदमाशों को, उन अपराधियों को, तो उनके लिए उनको जो पहले एक सजगता के साथ जो साइक्लोथॉन यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई थी कि भाई सब नशा मुक्त हरियाणा को, जो भी नशा करके अपराध करता है वो सब अपने वापिस घर चले जाएं, सुख शांति से रहे। अगर वो इस प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं तो हरियाणा की पुलिस के पास, हरियाणा की सरकार के पास डंडा भी है, डंडा चलाना भी आता है और उन अपराधियों से निपटना भी आता है। हमारी पुलिस और हमारी सरकार हरियाणा की लगातार इन अपराधियों से निपटने के लिए सक्षम है। अपराधी खुली हवा में सांस ना ले और वो जेल के अंदर बंद हो जाए या वो इस रास्ते को छोड़ दे, इन सब चीजों के लिए पुलिस और हरियाणा की सरकार की जो पहल है वो काफी दिनों से चल रही थी और अब उस पर और सख्ती के साथ काम कर रहे हैं। तो और जो आने वाला समय होगा उसमें जितने भी अपराधी और हैं या गैंगस्टर्स हैं जो संगठित अपराध करते हैं, वो सारे के सारे या तो पकड़े जाएंगे या फिर वो मारे जाएंगे। ये खुला जो संदेश था ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दे दिया था और उस पर पुलिस ने लगातार काम करते हुए बहुत ही, आज माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक थी उसमें भी इस बात की चर्चा की है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसकी प्रशंसा बनती है, उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं। और पहले भी अगर साइबर क्राइम की हम बात करें तो साइबर क्राइम के लिए हरियाणा की जो साइबर क्राइम की टीम है उसको पहले अवार्ड से नवाजा गया था पूरे देश के अंदर कि साइबर क्राइम हरियाणा में सबसे निम्न स्तर पर अगर हो रहा है, पकड़ा जो अपराध में उनको पकड़ा जा रहा है तो वो हरियाणा के अंदर ही पकड़ा जाए। तो साइबर क्राइम में भी हरियाणा की पुलिस और हरियाणा की जो साइबर क्राइम की टीम है वो बहुत ही शानदार काम कर रही है। अब सीआईए की टीम है, एसटीएफ की टीम है, सारी टीमें मिलकर के अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को भगाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और तो आने वाला समय हरियाणा में जो मैं जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आपसे बात करता हूं तो वो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जीरो अपराध भी होगा। हरियाणा हमारी ऐसी कामना है और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश है और जो पुलिस की जो पूरी टीम है, पुलिस की पूरे अधीक्षकों की जो टीम है वो सारे मिलकर के अपराध मुक्त हरियाणा में जीरो अपराध हो जाए इस पर काम कर रही है। बहुत जल्द यही सब चीजें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी हरियाणा के अंदर। अब अपराध नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधी पनप रहे थे, अपराधी पनपे थे, उन सबको अब नकेल कस दी गई है और उन सबको अब ढूंढा जा रहा है, वो पकड़ा जा रहा है। तो ऐसा अब कोई भी अपराधी खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा जो हमारे हरियाणा के व्यापारी भाइयों को या फिर आम जनता को परेशान कर पाए। चलिए मैं अभी कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अपराधी अगर पनपे थे या पनप भी रहे थे तो 11 साल से तो आप लोग ही सरकार में हैं, इतना तो फिर एडमिट करेंगे आपकी सरकार में पनपे थे। और अब जबकि आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर, हालांकि एनकाउंटर का कोई ऑफिशियल मंजूरी या कोई लेटर जारी करने वाली बात तो ये नहीं होती, हालात होते हैं, मुठभेड़ हो जाती है, उसके बाद पुलिस जो कार्रवाई करती है। मेरा सवाल है कांग्रेस से है, अरोड़ा जी, कांग्रेस कैसे देख रही है 2-3 दिन के भीतर जो हलचल हुई है कानून व्यवस्था को लेकर? देर आए दुरुस्त आए या फिर बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी कानून व्यवस्था को लेकर, मजबूरन ये कदम उठाए जा रहे हैं?
नहीं, मेरे को लगता है कि ये सरकार जो है कामयाब नहीं हुई है क्राइम को कंट्रोल करने में। ये हर 2-3 महीने बाद बीजेपी को बुला के मीटिंग कर लेते हैं, उसमें आंकड़े दे देते हैं। देखिए, हमने 2023 में भी बहुत विरोध किया था, इसलिए खासकर लोकल ने भी किया, मैं ये नहीं कहता। तो ऑर्गेनाइज क्राइम बिल आपको याद होगा, बजट अधिवेशन 2023 में मनोहर लाल जी के टाइम में पास किया गया था, ठीक है। उसके बाद से तो क्राइम ग्राफ नीचे ही नहीं आ रहा, कम होना, ये ग्राफिक जो मर्जी दे दे, रिपोर्टेड अनरिपोर्ट कोट अनकोट जो मामले हैं। देखिए दिक्कत क्या है, हमारी 2.5-3 करोड़ की आबादी है, 2.5 से 3 के बीच में, तक तो नहीं मैं कहता। और 1136 किलोमीटर का एरिया है, 5 राज्य हमारे आसपास है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ है, फिर जो है पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश है, दिल्ली का बॉर्डर भी 132 किलोमीटर है, और 97 किलोमीटर की सीमा हिमाचल की लगती है। तो 1.5-2 घंटे में अपराधी कितना भी किधर हो, वो दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो हरियाणा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। हरियाणा में 77 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, 555 जो है पुलिस स्टेशन है, 64 गिवन पुलिस स्टेशन है, 221 पुलिस चौकी है। मैं तो कहता हूँ पुलिस चौकी को उठाने देना दूं, 136 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, और 60,000 के करीब हरियाणा पुलिस में जैसे 12,000 के करीब अधिकारी है, और 48,000 कंस्टेबली है, सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक। ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, क्या कारण हो सकता है? कारण तो 2-3 ही है। या तो इनके पास में प्रिवेंटिव की कोई सूचना नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो STF और CI और पता नहीं क्या क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, लेकिन इनके पास में कोई पूरी सूचना इनकी नहीं होती है अपराधियों के बारे में। आप ये बताएं, साल 2025 में पहले क्वार्टर में ही 4,137 लोग लापता में रिकॉर्डेड है, यानी हर दिन 45 लोग 40 लोग लापता हो रहे हैं। हर गली हर मोहल्ले में डर पसरा हुआ है। हरियाणा में पहले मई 25 तक ही, जून के आंकड़े में इतना नहीं है, 207 हत्याएं हो चुकी हैं, 91 फिरौती के मामले हो गए, 450 से अधिक संगठित अपराध हो चुके हैं। हरियाणा में शराब माफिया, विदेशी गैंगस्टर और साइबर अपराधी 18,000 साइबर मामले हो चुके हैं। और 13 जून को देखा होगा आपने, कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े गोली मार दी शराब ठेकेदार को, 238 ठेके इनके छूटे नहीं है। तो ये कैसे कह रहे हैं, जेल के अंदर कमांड सेंटर बन गए, जेल में हर अपराधी को वो हर सुविधा है जो उसको बाहर नहीं मिलती। एक तो उसको जान की सुरक्षा तो है ही है, लेकिन अंदर में उनके पास मोबाइल, नशा, शराब हर कुछ अवेलेबल है। तो ये जबरन वसूली जो हो रही है, आम व्यापारी यहाँ व्यापार नहीं कर सकता। और मैं एक और बात बता दूं, ये संगठित अपराध को लेकर जो कह रहे हैं ना, ये आलोचना करने के बाद करते क्या है, मीटिंग कर लेते हैं। अब ये भी हमारे भाई लोग ये जो भाजपा को लगता है एनकाउंटर के ऑर्डर दे दिए गए, अरे वो एनकाउंटर के भी ऑर्डर दे दिए, संवैधानिक बातें तो सोच के ही करें आप। लेकिन आप ये कोई तरीका है कि आप पुलिस आप डिबेट सुनने का फिर शुरू से, अरे चुप रहो यार, मेरे को बोलने दो। आपने कहा है रिकॉर्डिंग सुन लेगा, मेरे बारे में अगर आप झूठ बोलेंगे तो मुझे काउंटर डालेगा। जोशी जी ने इससे नहीं कहा था, मैंने सारी प्रक्रिया बताई कैसे कैसे सकते पुलिस काम कर अपनी रिकॉर्डिंग सुन लो, क्यों खुद सुना तो बैठ दो। नहीं, मेरी बारी है मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी बारी है, बोल लेगा। सरकार जो है अब वो कहते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज हो, कैसा दर्ज करोगे? अच्छा आगे बता दो, कहा नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं है और रिकॉर्ड है। देखिए, अगर आप स्टेट को गैंगस्टर अपराधियों कर बनाना चाहते हो, फिरौती, हत्या, अपहरण, साइबर ठगी की घटनाएं आप कहते हैं ठीक है, तो करो फिर। ये अपराधियों की सड़सदली कब बन गई आपके टाइम में? नहर सानी के टाइम में कंट्रोल ही नहीं कुछ हो रहा है, तो मैं तो आपको आगे भी दे चुका हूँ। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, कालका, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, अब ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ऑनलाइन फ्रॉड हो रही है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। आप जो है कौन सा जिला बचा हुआ है? हर जिले में संगठित अपराध हो रहा है। तो आपके क्या कारण है? आपकी पुलिस जो है प्रिवेंटिव कुछ नहीं करती, पकड़ती नहीं लोगों को।
इतना 238 शराब के देखे नीलामी क्यों नहीं होने दी? अगर इतना बढ़िया काम कर रहे हो तो आप ये बंदूकधारी कल्चर को समाप्त करने के लिए खड़े पग उठाने चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए, खुदरा शराब के ठेके 22 जिलों में केवल 934 आवंटित किए गए हैं। राज्य की टास्क फोर्स जो है वो क्या कर रही है? आप हाईवे के ऊपर सुरक्षित नहीं है, गाँव में सुरक्षित नहीं है, कस्बों में सुरक्षित नहीं है। बाहर औरतों के साथ भी रोज जुल्म हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, ईद टीजिंग होती है। तो पुलिस जो है इतनी बसाहट डाल के पुलिस लेने के बाद भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पे आप आगे मुझे भाषण दे रहे हो। अरे अब मैं कहता हूँ अगर आप एनकाउंटर करना पड़े करो, लेकिन अपराध तो रुके। हम तो ये कहना चाह रहे हैं अपराध रुके, एनकाउंटर करने हो या जो भी जिस तरह के कदम उठाने हो, कम से कम पुलिस का इकबाल रहे, पुलिस का डर रहे, खाकी का डर रहे, बहुत जरूरी है अपने आप में। ओंकार जी भी हमारे साथ चर्चा में है, इन लोगों को हम चर्चा में जोड़ रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा था एक दिन के लिए सीएम की कुर्सी दे, बदमाश हरियाणा छोड़ देंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। और जैसे जैसे ये बयानबाजी तेज हुई है, आप जानते हैं कुछ तो कम से कम पहले से ज्यादा तुलनात्मक रूप से एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें एनकाउंटर की बात हो या अपराधियों के, आरोपियों की गिरफ्तारी की बात हो, कैसे देख रहे हैं लोग? कोई ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं है सरकार की, सिर्फ ये कह देना कि अपराधी या अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। ये तो अनिल विज ने भी कहा था 2019 में, आपको याद होगा जब गृह मंत्री बने थे। फिर मुख्यमंत्री ने भी कुछ समय पहले कहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है ये कह देना कि अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। सिर्फ एक दिखावेबाजी, डिकोसलेबाजी जरूर कह सकते हैं। हाँ, इन्होंने एक जो सख्त एक्शन लिया, इनकाउंटर परिस्थितिवश होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनकाउंटर की कानून तो इजाजत नहीं देता, परिस्थितिवश होता है। आप परिस्थितिवश अपराध को नियंत्रण करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं जो समाज के हित में हो, और सभी लोग उसकी स्वागत करेंगे। लेकिन आप देखिए जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद वापिस धमकी भी आ रखी है आज का अखबार में। बिल्कुल, उसके साथियों ने कहा है कि जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया या जिन्होंने उसका मदद की उनका भी कत्ल कर देंगे, स्पष्ट कहा है उन्होंने। इसका मतलब अपराधियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है। हाँ, ये नियंत्रण करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज की मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में 33 में से 32 प्रस्ताव मंजूर किए गए। क्या कोई प्रस्ताव बिजली बिल को कम करने के लिए हुआ? क्या कोई जनहित के लिए लिया इन्होंने फैसला? इन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से जो रेत और खनन सामग्री आएगी उस पर 100 रुपए टन शुल्क लगाया जाएगा। पहली रेत और बजरी इतनी महंगी है। आपके हरियाणा में तो खनन चोरी के रास्ते तो हो रहा है, लेकिन सही रास्ते से, सीधे रास्ते से आपने खनन का लाइसेंस नहीं दिया। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि जनता को उसकी सामग्री, क्योंकि भवन तो निर्माण होने हैं, मकान नहीं बनेंगे तो जनता कहां रहेगी? आगे आगे आबादी बढ़ती जा रही है। अगर विदेश दूसरे राज्यों से हमें बजरी और रेत लाना है और पहले ही बहुत महंगा है, तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। आज 33 में से 32 प्रस्ताव अगर मंजूर किए, उसमें से ये कहते हैं हमने जो युद्ध में सैनिक शहीद हो गए उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे, उनको ग्रुप सी, डी और बी में उनको नौकरी देंगे। अच्छी बात है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेवारी है। इसमें कौन सी नई बात है? सरकार आपकी है, जिम्मेवारी तो आपने देनी है। आप अच्छे तरीके से जिम्मेवारी निभाओगे तो बात बनेगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं हमें आगे भविष्य में उम्मीद है कि अच्छा शासन देखने को मिलेगा, अच्छी परिस्थितियां होगी। ये भूल जाते हैं पिछले 11 साल से इन्हीं की सरकार है, किसी और पार्टी की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। एक इनकाउंटर हो गया, परिस्थितिवश हो गया, उसके बाद इन्होंने इनकाउंटर के ऊपर इतने बखान करने शुरू कर दिए, आप पूछिए मत। आप कीजिए, अपराध को पूरी दृढ़ता से निपटिए, लेकिन अगर अपराध से नहीं निपटते तो फेलियर तो आपका है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ठीक कहा कि आपसे अगर नहीं अपराध नियंत्रण होता तो आप एक बार मौका देके देख लीजिए। 24 घंटे में कोई भी अपराधी आपको हरियाणा के बाहर नजर नहीं आएगा, जेलों में होगा। हरियाणा में खुला घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि अपराधी खुली हवा में सांस नहीं लेंगे, अच्छी बात है, उनको जेल में डालो। आपके हाथ किसने रोके हैं?
और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं हमने पुलिस को खुली छूट दे दी है। इसका मतलब पिछले 11 साल से खुली छूट नहीं दे रखी थी? पिछले 11 साल से पुलिस के हाथ बांध रखे थे क्या? ये बहुत अजीब बात है। आज सरकार फेलियर है हर मामले में, और इन सारी समस्याओं की मैं तो एक ही जड़ मानता हूं, बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी पर नियंत्रण कर लें, HKRN जैसी हरियाणा कौशल रोजगार निगम जैसी बीमारी को हरियाणा से निकाल दें, पक्के रोजगार दें युवाओं को। आज युवा PhD तक की डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे हैं और HKRN के माध्यम से 10,000, 12,000, 14,000 रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं। आप देखिए कैसे गुजर बसर होगा। अगर बेरोजगारी दूर होगी तो बेरोजगारी, नशा और अपराध ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर बेरोजगारी दूर होगी, नशा भी दूर होगा, अपराध भी नियंत्रण में होगा। ये एक भी ऐसा काम नहीं करते जिससे बेरोजगारी दूर हो, रोजगार का सृजन हो। 2014 में इनकी सरकार आई, 2014 में प्रदेश पर 67,000 करोड़ का कर्ज था और आज देख लीजिए 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। इस दौरान कोई भी सृजनात्मक काम अगर होया हो, कोई बड़ा उद्योग लगा हो, कोई विद्युत का उद्योग लगा हो, कोई नई इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने डेवलप किया हो, तो मेरे भाई अपनी बात में जरूर बताएं, ताकि हमारी भी आंख खुले कि ये जो बीजेपी सरकार है जब से सत्ता में आई है, जनहित के कार्य कर रही है, हमें पता नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी। इन्होंने पिछले 11 साल में सिर्फ प्रदेश को लूटा है, प्रदेश पे कर्ज चढ़ाया है, कर्ज लेके घी पिया है, सुंदरता के काम करते हैं, या ये लगा दो वो लगा दो, लेकिन रोजगार सृजन का कोई काम नहीं। जवाबदेही सरकार की है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब जब किसी भी मुद्दे पर बात होती है, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर बात होती है, तो बीजेपी प्रवक्ता तुलना भी करते हैं कि चौटाला सरकार में क्या हालात थे, हुड्डा सरकार में क्या हालात थे। भले ही आप लोगों के साथी थे ये सत्ता में, लेकिन चौटाला सरकार में, इनेलो सरकार में गुंडागर्दी थी, बहुत बार कहा जाता रहा। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से जुड़े लोग ये भी मानते हैं कि हुड्डा कार्यकाल, पहले कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े स्तर पर काम किया गया, बहुत सारे एनकाउंटर हुए, कानून व्यवस्था को सही पटरी पर हुड्डा सरकार में लाया गया। तो ये तभी हुआ होगा ना जब इनेलो सरकार में हालात बहुत अच्छे नहीं थे। तो इस तरह की बातें जब भी कानून व्यवस्था को लेकर तुलना होती है तो कही जाती है। क्या कहेंगे ज्योति जी? हमारे शासनकाल में पहले तो बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी थी, इनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये भी सहयोगी थे। दूसरी बात, हमारे शासनकाल में अपराधियों ने सरेआम कभी नहीं कहा कि आप ठेकों की बोली नहीं दोगे, बोली दोगे तो आपको मार दिया जाएगा, और वो करके भी दिखाते हैं। ये नहीं सिर्फ अपराधियों ने कहा, उन्होंने देख लीजिए शाहबाद की घटना और जींद की घटना, उन्होंने कहा ठेकेदारों को अगर बोली दोगे तो गोली मार देंगे, और मार भी दी, कत्ल कर भी दिया। ये परिस्थितियां आज तक ना कांग्रेस के शासन में थी ना इनेलो के शासन में। जो परिस्थितियां आज, अगर कोई गुंडा अपराधी तत्व कहता है मैं गोली मार दूंगा और मार भी देता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसका मतलब सरकार को चैलेंज कर रहा है, चैलेंज करके गोली मार रहा है। और अब जो इनकाउंटर हुआ है, उन इनकाउंटर करने वालों को भी सरेआम धमकी आई है, आज के अखबार में देख लीजिए। हाँ। और उन्होंने कहा है कि हमारे कानून में कत्ल का मतलब कत्ल होता है, ये स्पष्ट बोला उन्होंने। ये इसी सरकार में हो सकता है, किसी और सरकार में नहीं, बाकी सरकारों में नहीं, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं जेलों में बैठकर अपराधियों से साठगांठ करे बैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इनकी साठगांठ नहीं है जेलों में, तो फिर ये अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे? सारा कुछ इनके पास है, CID, CBI सब इनके अंदर है, क्यों नहीं इन अपराध को नियंत्रण कर पा रहे? इस बात का जवाब दे। जादौन जी भी हमारे साथ चर्चा में। जादौन जी, कानून व्यवस्था को लेकर अब जिस तरह से एक एक्टिविटी कहेंगे कि हम बढ़ गई हैं, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? ओंकार जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, रोमिल वोहरा का एनकाउंटर किया जाता है, गैंग के दूसरे साथी बदमाश धमकी देते हैं, चाहे कितने भी बड़े स्तर का आदमी शामिल क्यों ना हो एनकाउंटर में, कत्ल का बदला कत्ल होगा। तो क्या संदेश आप देख रहे हैं जब बदमाश इस तरह से उल्टी धमकियां दे रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं सरेआम? देखिए, ऐसा है कि एनकाउंटर का मतलब ये है कि पुलिस जो है आक्रामक हुई है, वो उनको गिरफ्तार करने का, पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो ड्रैगेड क्रिमिनल है वो इतने आसानी से काबू में नहीं आते, वो पुलिस को भी चैलेंज करते हैं, हथियार भी उठाते हैं और वो काउंटर जो है फायरिंग भी करते हैं। तो वही उसी का नतीजा होता है कि एनकाउंटर हो गया है। ये एनकाउंटर कोई कानूनी व्यवस्था नहीं, वो क्रिमिनल जस्टिस में कोई एनकाउंटर का वो जो है प्रावधान नहीं है कि एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन वो ये जब भी जो है पुलिस उस पर उनको पकड़ने का प्रयास करती है और कानून के दरवाजे ढांचे पर
उनको ले जाने का प्रयास करती है तो वो फिर चैलेंज करते हैं। तो उसी का नतीजा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं पुलिस सक्रिय थी और जो ड्रैगेड क्रिमिनल है उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उनको अदालत तक ले जाने का प्रयास है पुलिस का, और वो चैलेंज कर रहे हैं तो एनकाउंटर हो रहा है। तो ये तो ठीक है, लेकिन सरकार को इतने दिनों से जो है इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, शिकंजा कसना चाहिए था। अब देखिए कि 2, 3, 4 क्रिमिनल से एक साथ जो एनकाउंटर हो रहे हैं, तो इस समय पुलिस की सुस्ती भी दिखाई देती है कि इतने दिनों से क्या चल रहा था। अब ये जो है जब राजनीति इसमें तेज हो गई तो फिर वो जो है पुलिस सक्रियता दिखा रही, और इसके बीच में भी एक शाहबाद के होटल में फायरिंग हो गई, और फायरिंग करके सुबह के टाइम कल सुबह फायरिंग हुई और वहां कोई था नहीं वो होटल के रिसेप्शन में, वो फायरिंग करके चले गए और अपना नंबर छोड़ के चले। पता चला कि कोई विदेशी नंबर, पहले विधायक को भी धमकियां मिली थी बिल्कुल कि ये गैंगस्टर्स की तरफ से, और पता केवल चला धमकियां नहीं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। हाँ, इस तरह की राजनीतिक हत्याएं तो शायद ही कभी देखी गई हो हरियाणा जैसे राज्य में। हिसार में भी इनेलो नेता पर फायरिंग हुई थी। तो इस तरह की जो है घटनाएं हो रही है। सवाल यह है कि 2 तरह के अपराध होते हैं, एक तो समाज में रहते हुए अपराध होते हैं, समाज में रहते हुए किसी ने चोरी कर दी, किसी ने डकैती कर दी, किसी ने कोई बलात्कार कर दिया, कोई कुछ और कर दिया, ये तो रहते हुए। पर ये तो समाज से बाहर निकलकर कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, समाज को भी चैलेंज कर रहे हैं, वो किसी को नहीं मान रहे, वो मान रहे हैं कि हम हैं और हम जो चाहते हैं वो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, इससे पता चलता है कि कानून व्यवस्था है, पर तो ये अराजकता ही दिखाई देती है, जंगल राज जैसी बात दिखाई देती है। लेकिन होता क्या है कि लोग जो है पिछली सरकारों की जो स्थितियां होती हैं उनकी वोट लेके सफाई दे देते। अभी बिहार की राजनीति को देखो कि हाई कोर्ट में जब लालू राज था तो उन्होंने कहा जंगल राज है, जंगल राज चलता रहा। फिर वो जो है उन्होंने जंगल राज के टैक्स को मिटाने के लिए उन्होंने कहा जी पिछले 20 साल में ये शासन है, इसमें जंगल राज है। उन्होंने कहा 65,000 हत्याएं हो गई, 25,000 रेप हो गए, आंकड़ा पेश कर दिया तेजस्वी यादव ने। तो ये जो प्रवृत्ति जैसे बिहार में चल रही है वो हरियाणा में भी है। वो कह रहे हैं तुम्हारी सरकार में ये था, तुम्हारी सरकार में ये था। सवाल ये है कि लोग परेशान होके सरकार को बदलते हैं, फिर वो सरकार ये कहना शुरू कर देती है पिछली सरकार में भी तो ऐसे ही था। ये बड़ी स्थितियां हैं। यूपी में जब मायावती की सरकार, वो मुलायम सिंह की सरकार गई, मायावती आई, जब पूछा गया लोगों से कि क्या कारण है तो लोगों ने कहा कि बड़ा मुश्किल हो गया था, कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई थी, चैन स्नैचर सक्रिय हो गए थे, कहीं भी जो है चैन पहनकर निकलना ही मुश्किल था, वो चैन स्नैच करके ले जाते थे, इसलिए कानून व्यवस्था के लिए सरकार को बदलना जरूरी हो गया था। तो सवाल यह है कि आप तो कुछ करके दिखाइए। सवाल यह है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है। देखिए ये 2 देशों के बीच में जो है कितना टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, बजाय फिजिकल प्रेजेंस के, फिजिकल जो है एनकाउंटर के, टेक्नोलॉजिकल एनकाउंटर हो रहे हैं। तो आप भी जो है साइबर निगरानी कीजिए। सारे गैंगस्टर, सारे अपराधी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए उनके नंबर क्या है, क्या उनकी जो है बातचीत हो रही है, उसको बातचीत को इंटरसेप्ट कीजिए और उनको पकड़िए, उनको घर दबोचिए और उनकी घेराबंदी जो कीजिए, उनको जो प्लान है आखिर फिरौती मांगने के, फायरिंग करने के, वो फेल कीजिए। जब वो फेल होने लग जाएंगे तो अपने घर बैठ जाएंगे, सरेंडर कर देंगे या जेलों में पड़े होंगे, तो शांति हो जाएगी। ये तो सब करना पड़ेगा ना। आप टेक्नोलॉजिकल सिस्टम पर आइए, अपना खुफिया सिस्टम ठीक कीजिए ताकि आपके पास सूचनाएं हो, कहाँ से गैंग पनप रहा है, कौन क्राइम की दुनिया में सक्रिय हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब राजनीति की तरह ही चलता है। तो ये तो सब देखना पड़ेगा ना सरकार को। कानून व्यवस्था है, इतना बड़ा पुलिस फोर्स है, आपके पास सारे सिस्टम है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये साबित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को खुली छूट दे दी है, वो दे दिए, ये कहना चाहिए कि कानून के हाथ लंबे हैं, हम ये साबित कर रहे हैं और ये करेंगे। तो कानून के हाथ लंबे होने चाहिए। पहले ये बड़ा वो चलता था, एक वो जो डायलॉग रहता था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराध से करने से बचना चाहिए। तो सरकार को कुछ करके तो कुछ नए इनोवेटिव होना चाहिए, सरकार को इनोवेशन करना चाहिए कि क्राइम को रोकने के लिए और क्या टेक्नोलॉजी से हम काम कर सकते हैं, क्या मदद ले सकते हैं। तो ये है सवाल। आंकड़े पिछली सरकारों की कामकाज को दिखा के और उससे जो खाना पूर्ति है जैसी की अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहिए, इससे नहीं। और पिछली सरकारों ने ठीक है अगर अच्छा नहीं भी किया होता तो जनता ने तो आपको चुना के लगातार तीसरी बार चुना के जवाबदेही होगी, सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे। बेनीवाल जी, संगठित अपराध जिसका बार बार जिक्र हो रहा है पैनल पर, इंटरस्टेट क्राइम जिसको लेकर कई बार बैठक भी होती है, तो और साथ ही पोस्ट वाला भी हम जिक्र कर लें, अगर खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद मर्डर हो जाते हैं, मर्डर के बाद जिम्मेदारी ले ली जाती है, तो क्यों ना विपक्ष कहे कि ये जंगल राज है या क्राइम स्टेट है, जो कि भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी कहा गया। देखिए ज्योति,
आपके सवाल भी उनका जवाब भी देंगे। इनेलो के तौर और अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये कहा कि एक जी भी हमें मोहलत दे दें, हमें एक दिन सरकार दे। भैया सरकार बुलाएगी जनता, और आप लोगों ने पिछली 4-5 योजनाओं से हरियाणा की जनता आपको 1 से 2 सीटों पर ले आई है। तो आप लोगों का जो कार्यकाल रहा, आपका जो जंगल राज रहा, उससे हरियाणा की जनता इतनी त्रस्त है कि 5 चुनाव होने के बाद भी 5वीं बार भी आपको कहीं मौका देने की हरियाणा की जनता ने सोची नहीं। तो आप अपना कार्यकाल सोचना कि आपके कार्यकाल में आप लोगों ने किया क्या था, क्या क्या कांड आप लोगों ने किए थे जिससे हरियाणा की जनता त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं, इसलिए लगातार 3वीं बार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार, पूर्व में 2 बार मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में बनी। ये लगातार बनी और 3वीं बार बनी तो मैं पहली बार जो मैंडेट था उससे भी ज्यादा मैंडेट मिलकर के, सीटें मिलकर के हरियाणा की जनता ने विश्वास जताया। तो हरियाणा की जनता की भलाई के लिए काम किए हैं, हरियाणा की जनता के लिए काम किए ओंकार सिंह जी और मेरे भाई ललित जी, इसीलिए हरियाणा की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। और अब आपने कहा कि इतने व्यक्तियों की गुमशुदा, लेकिन आपके पास ये आंकड़ा नहीं है कि 13,288 व्यक्तियों को वापस से ढूंढकर उनके घर तक पहुंचाया, 3,134 जो गुमशुदा बच्चे थे उनको पकड़कर, उनको ढूंढकर उनको परिवारजनों तक मिलाया, 1378 बाल भिखारियों को वहां से मुक्ति कराई, 1565 बाल मजदूरों को मुक्त कराया और उनके घर तक पहुंचाया ताकि वो घर में खुशहाली से रह सके। 112 हेल्पलाइन नंबर है जो पहले 2021 में जिसकी जो टाइम लिमिट थी वो 16 मिनट का लगभग समय था, 16 मिनट 14 सेकेंड, वो आज घटाकर 6.25 मिनट का अगर कर दिया है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है सरकार की भी और पुलिस की भी, कि जो पहले 16 मिनट में जाकर के पुलिस किसी भी अपन मौके पर पहुंच पाती थी 112 पे कॉल करने के बाद, वो आज 7.25 मिनट तक पहुंच चुकी है और हम धीरे धीरे इसको 6.25 मिनट तक लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार जनता के लिए क्या क्या कर रही है। आज लगभग पूरे हरियाणा के अंदर 2000 हॉटस्पॉट बना दिए गए, उन पर CCTV कैमरे तैनात कर दिए गए हैं जहां पर अपराध होने की संभावना लगती है। जो ऐसे रूट है जिन रूटों पर अंधेरा हो, जिन रूट को थोड़ा सा आपराधिक माना जाता है, ऐसे 443 संवेदनशील रूट जहां पर जनता का आवागमन है, हमारी बहन बेटियों का आवागमन है, वहां पर भी CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं जिससे अगर कोई अपराध होता है, कोई घटना होती है, कोई छेड़छाड़ की घटना होती है, तो ऐसे आपराधिक तत्वों के लोगों को तुरंत पकड़ा जाए। एनकाउंटर हुए या फिर लोगों को पकड़ा गया, स्थिति क्या बनी, उस स्थिति में इन अपराधियों को पकड़ा गया। लेकिन उससे पहले की जो बातें हैं, जो गैंगस्टर जिनका बार बार जिक्र हो रहा है कि संगठित अपराध कर रहे हैं, उन संगठित अपराध करने वाले गैंगों के 1201 अपराधियों को पकड़कर जेल के पीछे पहुंचाया गया और 2106 मामलों का निस्तारण किया गया और 460 इनामी जो बदमाश हैं इसके साथ साथ उनको भी पकड़ा गया है। अटैक टू रेप के जो मामले थे वो 43% तक कम हुए हैं, रेप के मामले 19.24% तक कम हुए हैं, छेड़छाड़ के मामले 36% तक कम हुए, दहेज हत्या के मामले 14% कम हुए। और पहले महिला थाना होते कहां थे आप लोगों की सरकारों में? पहले महिलाएं अपने अधिकार के लिए जा नहीं पाती थी, बेचारी घुटते मर जाती थी, जल जाती थी। लेकिन आज महिला थाने खुले हैं, महिला को अगर पहले दिन अगर कोई समस्या आती है तो वो बहन, हमारी बेटी तुरंत महिला थाने में जाकर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा पाती है, उसको न्याय मिलता है। ये सारी चीजें जो महिलाओं के प्रति है या हरियाणा की जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो बिल्कुल हम लोग भरपूर तरीके से कर रहे हैं। मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं, जीरो पर लेकर के जाना हमारा ध्येय है कि जो अपराध हरियाणा के अंदर पनपा, या पहलों की सरकारों में पनपा है, जो अब चल रहा है, ये सारा जीरो पर लेकर के जाना है, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। अपराध का, नशे का हरियाणा के अंदर, समाज के अंदर कहीं भी कोई स्थान नहीं है। तो इन तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो समाज में कुरीतियां फैलाते हैं, इन लोगों को पकड़ना या जैसी स्थिति, यथावत स्थिति जैसी हो पुलिस के सामने, वैसा उनके साथ बर्ताव करना। एनकाउंटर अगर हो रहा है, अगर वो जवाबी कार्रवाई में गोलियां चला रहे हैं तो उनके ऊपर गोलियां चला करके एनकाउंटर किया जाए। जैसा कि ललित अरोड़ा जी ने मुझे पॉइंट आउट किया, मैंने कहा था कि जैसी स्थिति बने
पुलिस की खुली छूट दे रखी है कि जैसे स्थिति बने उस तरीके से उन अपराधियों को, अगर एनकाउंटर की स्थिति बनी, उन्होंने आपके ऊपर फायरिंग कर दी तो भी आप चलिए, जवाबी कार्रवाई का तो पुलिस को हमेशा ही अधिकार रहता है, उसमें कोई फ्री हैंड करने वाली बात नहीं है। ज्योति वो उन्होंने कहा, उसमें भी क्या हाथ बांधने की जवाबी कार्रवाई भी नहीं करनी है। मुझे मैं जो आपसे, मेरा प्रश्न था जो आपसे मैंने सवाल पूछा कि ये जो कल्चर है, ये जो चल रहा है कि किसी को धमकी देना, जान से मारेंगे, जान से मार भी देना, उसके बाद जिम्मेदारी भी ले लेना, किसी का कत्ल कर देते हैं, अगर एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर करने वालों को सोशल मीडिया के जरिए फिर से चेतावनी देना, तो ये क्या बहुत डराने वाला नहीं है? इसका बहुत गलत संदेश नहीं जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में? ज्योति जी, आज ये मोबाइल फोन एक आदमी के पास 2-2, 3-3, 4-4 भी है कि अगर कोई आदमी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से कोई पोस्ट कर देता है, जो अभी आपने बात कही कि निगरानी रखनी चाहिए, तो मैं ये भी बताऊं कि 4,943 जो ऐसे दबंग हैं, जो अपराधी हैं, उन पर सरकार की पैनी नजर है, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इन सारी चीजों पर पैनी नजर है कि कौन क्या कर रहा है, उनको तुरंत धरा दबोचा जा रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आई है जैसे आपने बताया और मैं पढ़ा भी है कि भाई किसी ने चिट्ठी लिख के भेज दी कि भाई उसके हत्यारों को मार दिया, तो उसको, अगर वो सामने आएंगे तुरंत पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, पुलिस उनकी शिनाख्त कर रही है, जैसे वो मिल जाएंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। अगर वो भी जो अभी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर फायरिंग करेंगे वो भी एनकाउंटर में मारे जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी वो है नहीं, इससे भय में आने की किसी को आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया वो करके दिखा देंगे, लेकिन जैसे क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के जो जाजोन जी ने कहा कि कानून के हाथ लंबे हैं, पुलिस के हाथ लंबे, बिल्कुल लंबे हैं जी, पुलिस काम कर रही है। ये जो इतने अपराधी पकड़े गए हैं, पहले का आंकड़ा बता दें कितने अपराधी लोगों ने पकड़े हैं, लेकिन आज हमारे पास आप लोगों के साथ बात करने को तैयार है कि इतने अपराधियों को पकड़ा, इतने इनामी बदमाशों को पकड़ा, इतने रंगदारी कम कर दी। पहले इतनी रंगदारी थी उस साल के अंदर, मैं 2023 और 24 का आंकड़ा दी, 23 नहीं, हमारी की सरकार है, वहां पर 487 मामले आते हैं रंगदारी के। 2024 आता है तो घट करके 416 हो जाते हैं, लेकिन कम तो नहीं, जीरो तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पुलिस प्रशासन और हरियाणा की सरकार, मैं अपनी पहले की सरकार इस ग्राफ को जीरो पर लेकर के आएगी। आप यकीन मानना, आप लोगों को भरोसा रखना है, जैसे हरियाणा की जनता, आप सब भी हरियाणा के वासी, आप सभी जनता ने भरोसा रखा है, इस भरोसे को कायम रखेंगे और जो इसका अपराध का जो ग्राफ है हरियाणा से 0% पर लेकर के जाएंगे। इसके लिए कोई इफ और बट नहीं है। किसी भी अपराधी को संरक्षण देना या किसी भी अपराधी को कोई वो और बड़ा अपराध करे, इसके लिए कोई खुली छूट नहीं है, सबको पकड़ा जाएगा, कोई कितना ही बड़ा चुनाव। अगर उन्होंने कहा है कि कितना ही बड़ा चुनाव, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपको उन्हीं अपराधियों को बताना चाहूंगा, आप लोग कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी आप अपने आप को ज्यादा मानते हो या अपराधी मानते हो, आप सबको पूरा हरियाणा की पुलिस पकड़ेगी और अगर आपने जवाबी कार्रवाई की तो एनकाउंटर में आप लोग मारे जाएंगे। ये हमारी तरफ से, भाजपा प्रवक्ता की तरफ से भी आप लोगों को चेतावनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी चेतावनी आप लोगों को पहले दे चुके हैं। तो निश्चिंत होकर आप लोग सभी जितने भी आपके जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब मैं देता जाऊंगा। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि कानून की तुलना में कर रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे, मैं अरोड़ा जी से सवाल कर रही हूँ। हरियाणा में पिछले कुछ ही सालों से हुआ है अरोड़ा जी, क्राइम पहले भी होता रहा होगा, ऐसा नहीं जीरो टॉलरेंस रहा होगा कभी, लेकिन ये गैंगस्टर कल्चर, ये गन कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा के हरियाणा के मुकाबले पंजाब में ज्यादा देखा जाता था, हरियाणा में 2 से 3 साल में काफी बढ़ा के। तो इसमें एक चैलेंज ये भी है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, कि जो यूथ है, नए बच्चे हैं, उनके सामने कम से कम ये गैंगस्टर कल्चर इस तरह से ग्लोरीफाइड ना लगे उन्हें कि इससे जुड़े या उनको बहुत इजीली हथियार ना मिले। इससे रोकना भी एक चुनौती है सरकार के सामने। देखिए, ग्लोरीफाइड तो चलो युवा है क्राइम की तरफ, क्योंकि बेरोजगार है, जैसा हमारे भाई ने बोला था। मैं ये कह रहा हूं कि कम्युनिटी पॉलिसिंग पे ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले मोहल्ला वासियों को पता चलता है कि यहाँ गैर कानूनी लोग या गैर कानूनी गतिविधि हो रही है। अब क्योंकि लोगों में डर है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, डर जाते हैं। एक तो इस पे कुछ काम किया जाना चाहिए, मेरा सुझाव है। दूसरी चीज है कि अपराधियों की उम्र पता कितनी है, 16 साल से लेके अधिक से अधिक 28 साल, 30 साल। ये यंग रिक्रूट्स हैं जो बिल्कुल अपना भावनाओं में नहीं आते और तुरंत जैसे जो ऑर्डर मिला एग्जीक्यूट किया, गाड़ी में शूट एंड शूट। ये जो चीज है, ये हमारी जो पुलिस है, मैं विद ड्यू रिगार्ड टू, क्योंकि मेरे परिवार से भी बहुत लोग पुलिस में थे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो डायल 112 का जो ट्रेनिंग हमारे भाई ने बताया है, मेरे ख्याल है कि इसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
और डायल 112 में चलने वाले की बजाय हथियार वाले दिखने चाहिए। तीसरी चीज ये कि पुलिस के जो एज है ना, जो प्रिवेंटिव या पकड़ने वाले हैं, एक तो प्रिवेंटिव जो पुलिसिंग है वो कम है। दूसरी चीज, जो पुलिस जाके उनको एनकाउंटर या जो भी वो पकड़ने जाती है या लाइव जो सिचुएशन है वहां जाते हैं, तो वो जिनके देखिए 1990 में आतंकवाद जब आया हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या कश्मीर में, तो हमने स्पेशल पैरा फोर्सेज का गठन किया। आज हरियाणा में कोई किसी को बुरा लगता तो लगे, आज ट्रेंड जो हमारे मिलिटेंट से भी ज्यादा ट्रेंड, क्रिमिनल से भी ज्यादा ट्रेंड पुलिसमैन चाहिए हमें। हाँ। जो स्पेशल, देखिए स्कॉटलैंड यार्ड को आगे माना जाता है, वो पुलिसिंग कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमारी पुलिस कुछ कम है, लेकिन स्पेशल ट्रेंड पर्सन जो है ना पुलिस का, वो 4 पे भी भारी है। अदरवाइज मैं आपको बता दो, एक रिवॉल्वर वाला पुलिस वाला और एक AK-47 या और इम्प्रूव वर्जन के गन लेके खड़ा हुआ आदमी 50 आदमियों के बराबर है, एक अपराधी। तो वहां से ये बच के भी निकल जाते हैं। एनकाउंटर में तो ठीक है, ज्यादातर कान पे गोली लगने वाले पकड़े जा रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं, लेकिन चलो हम किसी तरीके से उसको जायज भी ठहरा दें। जो पुलिसिंग का काम है ना, पुलिसिंग का काम, अटैकिंग पुलिसिंग जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधारा में जाना चाहिए। हरियाणा की पुलिस बहुत बहादुर है, मेरे को कोई ये नहीं कहना, मेरे फादर भी हरियाणा पुलिस से ही, अब तो वो नहीं है, रिटायर हुए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा पुलिस में थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन, स्पीड बहुत जबरदस्त चाहिए कि उनसे ज्यादा तेज गति से, त्वरित गति से पहुंचे। और जहां तक प्रिवेंटिव विजिलेंस की बात है, अपने सोर्सेज डेवलप करें। हरियाणा के अंदर ये मुश्किल काम नहीं है, हर जिले में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग होंगे जो कंसर्न अवेकन सिटीजन है, जो ये बता रहे हैं कि मेरे यहाँ कौन से किराएदार रहते हैं, कौन से बाहर के लोग रहते हैं, क्योंकि 5 स्टेट से घिरे हुए हैं। बॉर्डर सीज आप नहीं कर सकते, जो मर्जी कर रहे, छोटे छोटे रास्ते, ढानियां या छोटे छोटी सड़कें हैं। तो इस समय जरूर इस बात की है कि जो पुलिस यूनिट्स जो इस पे काम करती है, STF या स्पेशल फोर्सेज के डिजाइन और उसके हिसाब से उनको बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न वेपन, आप गोलियां ना गिने फिर 10 गोलियां कम है, 4 गोलियां कम है, ये इस तरह से नहीं। उनको फ्री हैंड का मतलब ये होता है कि कोई भी हथियार हो, मैं बताऊं स्पेशल फोर्सेज में पैसा नहीं पूछा जाता कितना लेगा, और वो क्या सोर्सेज डेवलप करते हैं वहां पे, तो पुलिस को फ्री हैंड देना पड़ेगा। और फ्री हैंड ऐसा कि विद अकाउंटेबिलिटी जरूर करें, लेकिन वो टेक्निकल चीज देना पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ त्वरित बल इकट्ठे किए जाए। ये आप जो सोच रहे हो ना, बिल्कुल विस्फोटक स्थिति है। पिछले 2.5 साल में क्राइम बहुत बढ़ गया है। हम जो मर्जी डिफेंड करते रहेंगे, इस फील्ड में ये नहीं हो रहा, उस फील्ड में ये हो गया। गैंगस्टर कल्चर को रोकना होगा। नारकोटिक्स को देखिए, सारा हरियाणा के नशे में है क्या? कितना नशा है? पकड़े कितने जाते हैं? 1% लोग। नारकोटिक्स का बहुत बड़ा जाल है। देखिए, मैं बताऊं, मंदसौर से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से यहाँ नशा आता है। हाँ। बहुत भारी मात्रा में आता है। ये स्कूलों कॉलेजों में तो ये इनके कंपिंग ग्राउंड है, वहाँ बेचा जाता है। लड़कियां भी बहुत बड़ा नशा कर रही है, तभी का सिर्फ यही फीमेल दोनों में ही हो रहा है। ये तो नशा क्राइम सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, नशे के लिए भी क्राइम हो रहे, ठीक कह रहे हैं अरोड़ा जी आप। नशा करके भी क्राइम कर रहे हैं लोग, और नशे के लिए भी क्राइम कर रहे हैं। फैक्ट है अपने आप में, हरियाणा में नशा भी बढ़ा है, और सरकार हालांकि प्रयास भी कर रही है उसे कम करने के। नहीं, लॉ एंड कीपिंग, मैं तो दावड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ साइबर क्राइम की, लैंड ग्रैबिंग, नार्कोटिक्स मैंने बोला, मर्डर, किडनैप, अब्डक्शन, डकैती, रॉबरी, रेप, इंटीजिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, क्या नहीं हो रहा भैया? ये छोटी सी स्टेट है, इसको मेरे ख्याल में हम कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। चाहे कोई लॉन्ग रेंज प्लानिंग बनाए और शॉर्ट रेंज, दोनों तरह की प्लानिंग पे काम करे, बट द ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ द पुलिस शुड बी मॉडर्नाइज्ड ऑन व्हाट द इमीडिएटली। बिल्कुल, नशे को लेकर भी पुलिस रिफॉर्म्स की भी आप बात कर रहे थे कि जो एडवांस टाइम है उसी हिसाब से हथियार भी पुलिस के पास हो। ओंकार जी, पुलिस की संख्या भी एक सवाल है। हालांकि सभी सरकारें प्रयास करती हैं पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का, तो पुलिस के पास हथियार भी आधुनिक हो आज के समय के हिसाब से, क्रिमिनल जितना आगे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। अरोड़ा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। साथ ही संख्या भी पुलिसकर्मियों की इतनी हो कि सभी को सुरक्षा मिल पाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है ज्योति जी। पुलिस की संख्या भी पूरी नहीं है। जो पोस्टों पे रिटायर हो जाती हैं, उनकी जगह इन्होंने नई भर्तियां नहीं करी हैं। भर्ती करने की इन्होंने कोशिश करी थी, वो विड्रा कर ली गई है, आपको भी मालूम है।
और अपराध के बारे में तो मैं ये कहूंगा, आज हरियाणा में अपराध का ग्राफ पिछली सरकारों को तो छोड़ दीजिए, इस सरकार के अपने ही पूर्व के टाइम से आज चरम पर है। पिछले 2-2.5 साल से तकरीबन 40 गैंगस्टर काम कर रहे हैं हरियाणा में, और ये सारे के सारे धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, कुछ छुपे चोरी नहीं काम कर रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपराधी पहले धमकी देता है, फिर धमकी के ऊपर पूरा उतरता है, फिर उसकी जिम्मेवारी भी ले लेता है। इससे जनता में कहीं ना कहीं भय का माहौल, कहीं ना इससे जनता में भय, और साथ ही जो यूथ है, क्योंकि अरोड़ा जी भी कह रहे थे कि 16 से 28 साल के जो यूथ है वो ज्यादा जुड़ रही है, वो ज्यादा आ रही है इसलिए क्योंकि पहले धमकी दी जा रही, फिर मर्डर कर दिए जाते हैं, फिर जिम्मेदारी ले ली जाती है, यानी पुलिस का, खाकी का कोई डर नहीं। ये बड़ी वजह है कि लोग इनसे जुड़ रहे हैं। ज्योति जी, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने पहले कहा कि इन सब अपराधों की, नशे की जड़ में बेरोजगारी है। आप देखिए, जो बेरोजगार युवा है, बिल्कुल युवा 18 से लेकर 25-26 साल तक का युवा अपराध की तरफ प्रेरित हो रहा है, क्योंकि उसके पास जॉब तो है नहीं, रोटी खाने की गुंजाइश नहीं है, कहीं ना कहीं कच्चे लालच में आके अपराधियों की शरण स्थली में चला जाता है। और मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता चाहे कोई भी हो, ये क्या करते हैं, एक नया आंकड़ा ले आते हैं, उस आंकड़े से हमारा पेट भरने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं हमने इतने अपराधी पकड़ लिए, इतने जेल में डाल दिए। सीधा सा फार्मूला है, आपने अपराधी कम पकड़े या ज्यादा पकड़े, आप ये बताइए, अपराध का लेवल, अपराध का ग्राफ क्या पिछले साल या उससे पिछले साल की तुलना में कम हुआ? वो नहीं हुआ। ये डायल 112 की बात कर रहे थे, ये कहते थे 18 मिनट का टाइम था डायल 112 के आने का, आज 8 मिनट से कम हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप ये भी बता दो कि डायल 112 आने के बाद क्या अपराध कम हुआ है? अपराध कम नहीं हुआ है। डायल 112 जरूर है, एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका समय कम होने से अपराध का कोई ताल्लुका नहीं है। हाँ, प्रिवेंटिव कार्य होने चाहिए। आप अपराध होने के बाद पुलिस आती है, पुलिस के पास अपना एक तंत्र होता है, उस तंत्र के जरिए पुलिस वालों को पता होता है कौन व्यक्ति शराब बेच रहा है, कौन सट्टा लगा रहा है, कौन नशा कर रहा है। पुलिस के अपने तंत्र में इनके एसपीओ होते हैं, एसपी के स्पेशल नुमाइंदे होते हैं, वो प्रत्येक थाने के ऊपर नियुक्त होते हैं, उनको सब मालूम होता है कि कहां सट्टेबाजी का काम चल रहा है, कहां दारू बिक रही है, कहां चिट्टा बिक रहा है, सब पता है। लेकिन मंथलियां फिक्स है, क्या करें? जो चौकी इंचार्ज या थाने के इंचार्ज आते हैं, मंथलियां फिक्स है। आप कहीं देख लीजिए, मैं तो कहता हूं जितने चौकी और थाने के इंचार्ज हैं, इन सब की संपत्ति वेरीफाई करा लीजिए, इनकी मंथली इनकम वेरीफाई करा लीजिए, ये सारी चीजें फिक्स है। इस सरकार में ये चीजें बड़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। मैं अपने भाई को एक राय जरूर दूंगा कि आप अगर इनको कवर करना चाहते हो तो जितने चौकी इंचार्ज हैं उनको सबको पता है नंबर 2 की दारू कौन बेच रहा है, क्योंकि मंथली दे रहा है। नंबर 2 में सट्टा कौन लगा रहा है इनको पता है, लॉटरी का धंधा कौन कर रहा है सब पता है इनको, कोई इनसे छुपा हुआ नहीं है। इनके जो पुलिस के स्पेशल एजेंट भी होते हैं, एसए बोलते हैं जिनको, उनको भी पता है। लेकिन क्या कहें, मंथलियां जाती है सबके बाद, और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है, ये मानना पड़ेगा। मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता भी मानेंगे, इनके पास राजनीतिक संरक्षण है। कोई ना कोई छुटभैया नेता आज अगर चल रही है तो बीजेपी की चल रही है, सत्ता में तो बीजेपी है, इनेलो या कांग्रेस तो नहीं है। इनके अपने ही व्यक्ति उन अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और वो छोटे छोटे अपराधी जो आज दारू बेच रहा है, कल नशा बेचेगा, उसके बाद वो अपराध की श्रेणी में चला जाएगा। ये चीजें इनको खुद चेक करनी है। और ये आज कहते हैं हमने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। पुलिस तो वैसे भी परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय खुद लेती है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हम दायित्व, जब तक हम जवाबदेही निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही चलते और ऐसे चलते रहेंगे, अपराध चरम पर है। हाँ, सरकार ये जरूर कर सकती है, आज युवा बेरोजगार है, इसके लिए नौकरी और अन्य साधन मुहैया कराएं, सब रोजगार के साधन मुहैया कराएं, ताकि हमारा युवा मुख्य धारा में आए, अपराध की श्रेणी में न जाए, नशे की तरफ ना आकर्षित हो। और केवल बेरोजगारी को लेकर भी हम क्राइम को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि युवाओं की मजबूरी है, क्योंकि सभी बेरोजगार नशे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, सभी बेरोजगार क्राइम की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, और ये कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। इसे कभी भी जस्टिफाई किया जाना या मजबूरी है, रोजगार दे देगी सरकार तो क्राइम रुक जाएगा, ये भी हमें नहीं कहना चाहिए। अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो योगशालाएं हर जगह जिलों में स्थापित हो, गांव में स्थापित हो, दूसरा व्यायामशाला भी कह सकते हैं आप, और तीसरी चीज ये कि जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है
उसमें भी कार्रवाई हो। चौथी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से मेरी बहन में ये बताना चाहता हूँ, आज हर जिले में, हर कस्बे में ऐसे ऐसे होटल बने हुए हैं जहाँ 1 घंटे के लिए कमरा किराए पे दिया जाता है, इलीगली कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, और वहाँ पे दुनिया भर का व्यभिचार हो रहा है। हरियाणा में ये भी है, और स्कूलों कॉलेजों और वहाँ पे नशा भी मिलता है। इस पे भी कोई स्पेशल एक्ट बनाया जाए, हमारे बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं। और रोजगार एक अकेला नहीं है, रोजगार पहले अगर अपराध में लोग क्राइम में ब्रेन वॉश कर लेते हैं तो क्या हम उनको सकारात्मक नहीं बना सकते? इसके अलावा जो रिटायर्ड पुलिसमैन है उनको भी यूज किया जाता है, किया जा सकता है, रिटायर्ड एक्स-सर्विसमैन को भी यूज किया जा सकता है अगर पुलिस की कमी है तो। और हथियार वाले जो एक्स-सर्विसमैन है उनको भी ड्यूटीज दी जा सकती है, कम से कम वो अपने एरिया में तो करें। तो ऐसा नहीं है आप दिल्ली वाले पुलिस वाले से आज क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो 50 साल पहले था कि एक सिपाही अगर दिख गया था तो लोग चुप जाते थे। आज ये बिना दलेरी से काम करते हैं आगे बढ़ के, और क्योंकि शारीरिक, हरियाणा के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो वो कोई कमजोर क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल से कौन पुलिसिंग जब आप करेंगे तब आप उनको पकड़ सकते हैं। और साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग में, फिर दोबारा रिपीटेशन की कॉज पे कह रहा हूँ कि कम्युनिटी पुलिसिंग में जैसे मैंने बोला एक्स-सर्विसमैन और हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड जवानों के अलावा जो मैंने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर मॉरल लेक्चर या मॉरल स्टडी का भी एक आधा चैप्टर होना चाहिए, ताकि बच्चों को 11वीं 12वीं से ये शिक्षा मिले कि अपराध की तरफ नहीं जाना है, हमने जो है प्रोटेक्टिव कार्य समाज में करने। देखिए पंकज जी, कितने अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, क्योंकि कानूनी मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, क्राइम का मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सबसे पहले सामाजिक मुद्दा भी है। और इसमें बहुत अच्छे सुझाव में से एक बात ये भी कि प्रिवेंटिव जो कार्रवाई हो रही है उससे पहले जो इनपुट मिलती है पुलिस को, या तो क्राइम होने से ही रोकिए, या क्राइम हो जाए तो सजा इतनी कड़ी हो कि नजीर पेश की जाए, कोई डर बन पाए। बिल्कुल ठीक। जितने भी सुझाव साथियों ने दिए, ललित जी ने दिए, चौंपा जी ने दिए, या आप भी दे रहे हैं, वो सारी की सारी जो मोरल वैल्यूज है वो सारी की सारी सिखाई जा रही है। स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। परिवार के लोग, माँ बाप, दादा दादी को भी अपने बच्चे को ये नहीं बताता कि आपको जाकर की गुंडा बदमाशी करती है, आपको तो उस मूवी में संजय दत्त ऐसा था या उस मूवी में फलाना ऐसा था, आपको वैसा बनना। कोई अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता। मेरा अपना आकलन ये है ज्योति जी की आज सबसे ज्यादा खराब कर रही है हमारे युवाओं को, क्योंकि भारत में जो 22 साल वर्ष का जो ये जो आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। मैं लास्ट कमेंट चर्चा का जादून जी आपसे चाहूंगी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि पुलिस को जो है अधिक मुस्तैद होने की जरूरत है। कानून का तो पूरा प्रावधान है, कानून की किताब में सब कानून बने हुए हैं, उनका एनफोर्समेंट होना चाहिए। बिल्कुल। और अपराधी को आगे बढ़ने से रोकने का काम होना चाहिए। पुलिस सिस्टम में बीट सिस्टम भी है, और बीट का एक कांस्टेबल इंचार्ज होता है, छोटा एरिया होता है। उस बीट कांस्टेबल के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, या तो वो ईमानदारी से इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा, या फिर वो देने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक छोटे छोटे एरिया की जो है थाना प्रभारी को सारी सूचनाएं मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई होनी चाहिए। वो देखना चाहिए कौन अपराध में सक्रिय हो रहा है, कहाँ अपराधियों की गतिविधियां हैं, क्राइम को लेकर हर एक थाने के स्तर पर भी जवाबदेही तय हो। हालांकि होता होगा, लेकिन इसको थोड़ा सख्ती से लागू किया जाए हर थाना क्षेत्र में। ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार के दावों को लेकर और जिस तरह की गतिविधियां सामने आ रही क्राइम के खिलाफ, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।